नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। देवभूमि के दंगल में आज बात करेंगे केदारनाथ उपचुनाव को जीतने को लेकर क्या कुछ चल रहा है, उस पर विस्तार से होगी बातचीत। जितने भी यहाँ पे उतना पैसा नहीं मिलता है, उतना मानदेय नहीं मिलता है। मूड खराब कर दिया। और आज बात करेंगे मौन उपवास पर रावत को लेकर। जी हां, आपको बता दें कि केदारनाथ उपचुनाव को जीतने की तैयारियों में रात दिन लगी धामी सरकार की टेंशन उपनल कर्मियों के आंदोलन ने बढ़ा दी है। नाराज उपनल कर्मचारियों ने सचिवालय का घेराव किया और इस घेराव में हजारों की संख्या में उपनल कर्मियों ने हिस्सा लिया और साथ ही सरकार से उपनल कर्मियों के नियमितीकरण और समान कार्य के लिए समान वेतन दिए जाने की मांग की है। बता दें कि प्रदेश भर में इस समय 22,000 से ज्यादा उपनल के कर्मचारी हैं जो अपने विभिन्न मांगों को लेकर पिछले लंबे समय से आंदोलनरत हैं। वहीं सचिवालय कूच के दौरान मुख्य सचिव राधा दतोड़ी ने कर्मचारियों के एक प्रतिनिधिमंडल को सचिवालय बुलाया। इस वार्ता में मुख्य सचिव ने कहा कि केदारनाथ उपचुनाव की वजह से आचार संहिता लागू है और इसलिए तत्काल ही इस विषय पर निर्णय नहीं लिया जा सकता है। 24 नवंबर के बाद मुख्यमंत्री के साथ उच्च स्तरीय बैठक कराई जाएगी। मुख्य सचिव के इस आश्वासन के बाद उपनल कर्मचारियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका दाखिल कर दी है और याचिका में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ एसएलपी को निरस्त करने की मांग की गई है। वहीं इस पुनर्विचार याचिका के दाखिल करने के बाद विपक्ष ने सरकार पर हमला भी तेज कर दिया है। हरीश रावत ने उपनल कर्मियों के समर्थन में मौन उपवास रखा और साथ ही सरकार से इनकी मांगों को जल्द मानने की मांग भी की है। अब सवाल यह है कि उचित कार्रवाई के आश्वासन के बावजूद सरकार ने पुनर्विचार याचिका दाखिल क्यों की है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। जितने भी यहाँ पे उतना पैसा नहीं मिलता है, उतना मानदेय नहीं मिलता है। मूड खराब कर दिया। उत्तराखंड के विभिन्न विभागों में तैनात 22,000 से ज्यादा उपनल कर्मचारियों ने एक बार फिर आंदोलन की राह पकड़ ली है। नाराज उपनल कर्मचारी पिछले लंबे समय से नियमितीकरण और समान कार्य के लिए समान वेतन दिए जाने की मांग कर रहे हैं। सरकार से हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से अब तक कोई उचित कार्रवाई न होने से कर्मचारियों में काफी नाराजगी है। नाराज उपनल कर्मचारियों ने सचिवालय का कूच किया। इस कूच के दौरान भारी हंगामा हुआ तो वहीं कांग्रेस ने भी लगे हाथ इस आंदोलन को समर्थन देकर सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। मैं महासंघ से प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। मैं इस वक्त मेरा नाम है। हम लोगों को बड़ा दुर्भाग्य है कि राज्य सरकार को हाईकोर्ट ने वर्ष 2018 में निर्णय दिया था कि इन कर्मचारियों को समान काम समान वेतन मिले, नियमित चरणबद्ध तरीके से नियमित किया जाए। उसके विपरीत राज्य सरकार एसएलपी लेकर सुप्रीम कोर्ट गई। अभी 18 अक्टूबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट से भी एसएलपी राज्य सरकार की खारिज हो गई है और यह आदेश हुआ है कि जो हाईकोर्ट का आदेश है उस सभी कर्मचारियों पर पालन किया जाए। कोर्ट में जो निर्णय हाईकोर्ट ने उपनल कर्मचारियों के बारे में 2018 में दिया था, उसके खिलाफ राज्य की सरकार सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट में 6 साल के लंबे इंतजार के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की याचिका खारिज कर दी, अब राज्य की सरकार को जिद में नहीं लड़ना चाहिए। सरकार को सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का सम्मान करना चाहिए और चरणबद्ध तरीके से उपनल कर्मचारियों के समायोजन के लिए नीति बनानी चाहिए। देखिए, ये बड़े जटिल विषय है और जब मैं सरकार की बात सोचता हूँ कि सरकार में बैठ के कैसे काम होता है, अब इस प्रदेश में एक बड़ी विचित्र स्थिति बनी हुई है। पहले हम लोगों को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लगाते हैं या उपनल के माध्यम से लगाते हैं, पीआरडी के माध्यम से लगाते हैं और कई बार आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से लगाते हैं। उस समय एक स्थिति रहती है किस तरह आप हमको लगा दीजिए। उस समय की जो सेवा शर्तें होती हैं उसमें बड़ा स्पष्ट होता है कि ये टेम्पररी अरेंजमेंट है, अस्थायी नियुक्तियाँ हैं और जब हम कुछ समय तक काम कर लेते हमारी संख्या बढ़ जाती है, फिर हम आकर उसको एक संगठन बनाकर उसको करके फिर परमानेंट की मांग करते हैं। ये बात सही है कि जो लोग हैं, जो भी सेवाओं में हैं, वो भी हमारे अपने लोग हैं, राज्य उनका भी है और हर किसी को आर्थिक संसाधन चाहिए।
आपको बता दें कि प्रदेश भर में इस समय 22,000 से ज्यादा उपनल के कर्मचारी हैं जो अपने विभिन्न मांगों को लेकर पिछले लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। वहीं सचिवालय कूच के दौरान मुख्य सचिव राधा दतूड़ी ने कर्मचारियों के एक प्रतिनिधिमंडल को सचिवालय बुलाया। इस वार्ता में मुख्य सचिव ने जल्द मुख्यमंत्री के साथ उच्च स्तरीय बैठक कराने का आश्वासन दिया। वहीं इस आश्वासन के बीच धामी सरकार ने उपनल कर्मियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल कर दी है। याचिका में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ SLP को निरस्त करने की मांग की गई है, जिसके बाद राज्य में सियासत भी गर्मा गई। हरीश रावत ने उपनल कर्मचारियों के समर्थन में मौन उपवास रखा और साथ ही सरकार के इस निर्णय को कर्मचारियों के साथ विश्वासघात बताया है। ये धोखा भी है उनके साथ और अन्याय भी है। आप अपने कर्मचारियों के साथ कैसे अन्याय कर सकते हो? हाईकोर्ट ने एक रास्ता सुझाया है, उसको मानना चाहिए। पहले हमारी सरकार ने भी एक रास्ता बनाया था जिसको उपनल कर्मियों ने उसमें नहीं माना था। यदि मान लेते तो आज तक सारे उपनल कर्मी नियमित हो जाते। लेकिन अब जो भी है उन्होंने और हमारे जो ये अंशकालिक टीचर हैं, अतिथि शिक्षक, ये लोग उस समय हमारे वो उजाड़ू बल्दों के कहने पर भड़का आ गए और इसलिए गलत रास्ता पकड़ लिया उन्होंने। बिल्कुल, अगर उनको चिंता होती है उनको अंतर्मन में झांकना चाहिए कि आदरणीय रावत जी, आपकी कृपा से तो वो हाईकोर्ट गए थे, आपकी सरकार थी। 2018 में जो निर्णय हाईकोर्ट का आया था, आखिर वो उन्होंने दायर कब की थी? आपके कार्यकाल में वो उनकी अगर आप नियमित कर लेते तो वो कोर्ट न जाते। आज आप केवल लोग दिखावा करने के लिए दोषी आप हैं, दोष आपका है और भुगतना औरों को पड़ रहा है। तो ये अगर आपने उस समय उनके पक्ष में निर्णय किया होता तो आज ये सड़कों पर न होती। कुल मिलाकर उपनल कर्मचारियों के मामले में एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। उपनल कर्मचारियों के साथ ही विपक्ष के दबाव ने सरकार के टेंशन को बढ़ा दिया है। इसी बीच सरकार की ओर से उपनल कर्मियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई पुनर्विचार याचिका के बाद सरकार पर हमला तेज हो गया है। सवाल ये है कि क्या उपनल कर्मियों की समस्या का समाधान सरकार के पास है? क्या इन कर्मचारियों का आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा या कोई समाधान भी निकलेगा? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और देवभूमि के दंगल में आज इन्हीं उपनल कर्मचारियों के वेतनमान को लेकर करेंगे विस्तार से बातचीत। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ने वाला है। सबसे पहले इनसे आपको रूबरू कराते हैं। हमारे साथ में बीजेपी से प्रभा बंदुनी जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से, और हमारे साथ में आशीष नौटियाल साहब हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से हमारे साथ में है। सुमित डंगवाल साहब हमारे साथ में है, केंद्रीय प्रवक्ता हैं उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से, और नरेश शाह जी हमारे साथ में है, महासचिव उपनल कर्मचारी महासंघ की ओर से। अरुण शर्मा जी हमारे साथ में है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत आप सभी मेहमानों का। कुछ और मेहमान हमारे साथ में चर्चा में आगे हिस्सा बनेंगे। सबसे पहले सवाल बीजेपी से प्रभा बंदुनी जी से। प्रभा जी, आखिर उपनल कर्मचारियों की नाराजगी को दूर अब तक क्यों नहीं किया जा रहा है? लगातार वो समान वेतन की बात कर रहे हैं, क्यों आखिर उनकी मांगों को सुना नहीं जा रहा है? देखिए, मैं सबसे पहले आपको ये कहना चाहूंगी कि ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी उपनल कर्मचारी जो हमारे भाई बहन है उनकी बात को नहीं सुन रही है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण रूप से हमारे जो उपनल कर्मचारी के भाई बहन है उनके साथ खड़े हैं। हम शुरू से ही उनके साथ खड़े हैं और हमारी सरकार की यही कोशिश रहेगी कि जल्दी से जल्दी उनको नियमित किया जाएगा। अब मैं आपसे ये कहना चाहूंगी, उनको आश्वासन देना चाहूंगी कि आज भी जब वो लोग गए थे सचिवालय तो वहाँ पे हमारे जो मुख्य सचिव है राधा दतूड़ी जी, उन्होंने उनके जो प्रतिनिधि मंडल है उससे एक सकारात्मक बातचीत उन्होंने की है और उस बातचीत में उन्होंने उनको आश्वासन दिया। उनके प्रतिनिधि मंडल भी उनसे आश्वस्त होके आए हैं और उन्होंने बताया है कि अभी आचार संहिता लगी हुई है, चुनाव है, जैसे ही ये चुनाव खत्म हो जाएंगे निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी 24 तारीख को जब वो लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे तो वो निश्चित तौर पर मैं आज आपको ये कह सकती हूँ कि उनके जितने भी प्रश्न है उनका उत्तर भी मिलेगा और उनको नियमित करने का अगर कोई काम करेगी तो वो केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही करेगी, ये मैं आपको आश्वासन देती हूँ। और उनकी जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान जरूर निकलेगा। ठीक है प्रभा जी, ठीक है।
लेकिन बड़ी बात यह है कि देखिए लगातार कर्मचारी नाराज हैं, वो सचिवालय का घेराव कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं। आप कह रही हैं कि हम उनकी समस्याओं को दूर करेंगे, लेकिन कब, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। चलिए ठीक है, आपके पास में लौटेंगे। आशीष नौटियाल साहब हमारे साथ में हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से। बहुत स्वागत सर आपका। आशीष जी, सरकार क्यों नहीं सुन रही है? कर्मचारी लगातार धरना दे रहे हैं और ये सिर्फ उपनल कर्मचारियों का हाल नहीं है, हमने देखा है बाकी के कर्मचारी भी किस तरीके से लगातार सरकार से मांगे करते रहते हैं। न जाने कितने आंदोलन इस तरीके से हो जाते हैं, लेकिन सरकार टस से मस होने का नाम नहीं लेती। देखिए गरिमा जी, सरकार फेल है रोजगार देने में। सरकार रोजगार नहीं दे पा रही है, स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं कर रही है, शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर रही है। आज उपनल कर्मी हड़ताल पर है। आपको जब आवश्यकता होती है तो आप उपनल के माध्यम से कर्मचारियों की भर्ती करते हैं, और जैसे ही आपकी आवश्यकता खत्म होती है, आपको लगता है कि जरूरत नहीं है, हमें अपनी सेटिंग वालों को सरकारी पक्की नौकरी देनी है, तो आप तुरंत ही वहां पर उनको ऐसे फेंक देते हैं जैसे चाय में से मक्खी उठा के फेंक दी जाती है। तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। उपनल कर्मी भी पूरा काम कर रहा है जितना एक पक्के आपके कर्मचारी कर रहे हैं। जितनी आपको उपनल कर्मियों को नियुक्त करना चाहिए, और भी एक बड़ी तादाद है उपनल कर्मियों की उत्तराखंड के अंदर जो सरकारी सेवाएं दे रहे हैं। प्लीज बाकी के मेहमान, आशीष जी आपको रोक रहे हैं थोड़ा सा, प्लीज बाकी के लोग खुद को म्यूट कर लें। प्रभा जी आपकी तरफ से प्लीज म्यूट कर लें, ताकि जो एक्स्ट्रा नॉइस है वो ना हो, तो हम एक दूसरे को साफ तरीके से सुन सकें। प्लीज प्रभा जी। बहुत आ रही है उधर से जी, प्लीज बोलिए आशीष जी। सभी लोग म्यूट रखें खुद को। तो ये लोग फेल है मैडम, और इन लोगों को जो है आज सारे हमारे उपनल कर्मी, हमारे भाई जो समय पर आपको सेवा देते हैं, जब आप परेशानी में होते हैं, तो आज आप उनका ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनको पक्का नहीं कर रहे हैं। और अभी मैं मेयर चमोली जी को सुन रहा था, अभी वर्तमान में विधायक हैं, किस तरह की बातें बोल रहे थे। मतलब वो अगर एक आम आदमी है तो आप उसके लिए कुछ भी बोल दें, और आप वीआईपी आदमी है तो आपका अखबार में आ रखा है, मैं पढ़ रहा था। ठीक है आशीष जी, माफी के साथ आपको यहाँ पर रोक रहे हैं। इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, सबसे पहले उसका रुख कर लेंगे। बड़ी जानकारी महाराष्ट्र से आपको हम बताते हैं। इस बीच महाराष्ट्र के हिंगोली में एसी की टीम ने जांच की। महाराष्ट्र के हिंगोली में इलेक्शन कमीशन की टीम ने जांच की। अमित शाह के हेलीकॉप्टर की इलेक्शन कमीशन ने जांच की। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है, इलेक्शन कमीशन की टीम ने हेलीकॉप्टर की जांच की। अहम खबर आपको हम बता दें, इलेक्शन कमीशन अधिकारियों ने बैग खोलकर जांच की। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। अमित शाह के हेलीकॉप्टर की इलेक्शन कमीशन ने जांच की। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, इलेक्शन कमीशन की टीम ने हेलीकॉप्टर की जांच की है। महाराष्ट्र से बड़ी जानकारी सामने आई है। महाराष्ट्र के हिंगोली में इलेक्शन कमीशन की टीम ने अमित शाह के हेलीकॉप्टर की जांच की। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता चंद्रभान मौर्य जुड़ चुके हैं। चंद्रभान, अमित शाह के हेलीकॉप्टर की जांच की गई है इलेक्शन कमीशन की ओर से, क्या वजह थी और किस बिना पर इस जांच को क्या कोई जानकारी मिल सकी है क्या? जी, दरअसल कुछ दिन पहले उद्धव ठाकरे का एक वीडियो वायरल हुआ था कि उनकी जांच इलेक्शन कमीशन के जो फ्लाइंग स्क्वाड है वो कर रहे थे। तो उद्धव ठाकरे ने उसको बड़ा एक मुद्दा बना दिया था कि सिर्फ महाराष्ट्र के विरोधी पक्ष नेताओं का ही जांच इलेक्शन कमिश्नर कर रहा है। मोदी आ रहे हैं तो उनकी जांच नहीं होती है, अमित शाह आते हैं तो उनकी जांच नहीं होती है, नितिन गडकरी आते तो उनकी जांच नहीं होती है। लेकिन इलेक्शन कमिश्नर ने बीच में एक वीडियो कुत्ते वायरल किए थे कि हम हमारा काम कर रहे हैं, हम सबका हेलीकॉप्टर की जांच हो रही है और ये चुनाव आयोग किसी को रियायत नहीं बरत रहा है। तो उसी के उपलक्ष्य में आज अमित शाह का भी दौरा था, तो अमित शाह का भी हेलीकॉप्टर की पूरी जांच की गई, एक रूटीन प्रक्रिया करके चुनाव आयोग का कहना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए चंद्रभान हम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर, अमित शाह के हेलीकॉप्टर के इलेक्शन कमीशन की ओर से जांच की गई है। तस्वीरें भी सामने आई है, महाराष्ट्र के हिंगोली में इलेक्शन कमीशन की टीम पहुंची और अमित शाह के हेलीकॉप्टर की जांच की है। बड़ी खबर, तस्वीरें भी सामने आई हैं। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, अमित शाह के हेलीकॉप्टर की इलेक्शन कमीशन ने जांच की।
बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। अमित शाह के हेलीकॉप्टर की इलेक्शन कमीशन की ओर से जांच की गई। ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। और वापस से अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आशीष नौटियाल साहब वापस आपके पास में लौटेंगे, आप अपनी बात को पूरा कर सकते हैं सर। देखिए, अभी आपने ये मैं कहना चाहूंगा, आज कुछ माल लाए नहीं होंगे तो अपनी जांच करा दी दिखाने के लिए कि हम जो हैं ऐसे जांच कराते हैं। नहीं तो ये लोग तो वो हैं जो इनके पैसे हेलीकॉप्टर में पहुंचते हैं। पैसों में तो अति पैसे वाली अगर कोई पार्टी है, मुद्दे पर आते हैं। देखिए, वो जांच का विषय है, जांच हो रही है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये ड्रामेबाजी कर रहे हैं। और दूसरा, जो पैसा आप इतना कमा रहे हैं, सबसे अमीर पार्टी है, तो कम से कम जनता का भी तो ध्यान दो। जो आपको रोजगार जो कर रहा है, सफाई कर रहे हैं, हॉस्पिटलों में है, दुनिया भर के हमारे उपनल कर्मचारी हैं जो आपको पूरी अपनी सेवा दे रहे हैं और आप उनको परेशान कर रहे हैं, तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। उपनल कर्मचारियों की मांगों को पूरा किया जाना चाहिए। कई विभागों में ऐसा देखा गया है कि उपनल कर्मचारी कार्य कर रहा है लंबे समय से, पर भर्तियां किसी और की हो जाती है उसी पद पर। तो इस तरह का काम ना करें। जो काम कर रहा है उसको पूरा ज्ञान है, उसने देखा है, सीखा है, तो उसकी भर्ती होनी चाहिए। और उपनल कर्मचारियों की जो मांग है बिल्कुल जायज है। कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है। इनको उपनल कर्मियों को पक्का करना चाहिए और समान वेतन देना चाहिए। जो है वो विपक्ष भी कह रहा है कि उनकी मांगों को सुना जाना चाहिए। चलो ठीक है, वापस लौटते हैं। और मेहमान भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सुमित डंगवाल साहब भी जुड़ गए हैं, केंद्रीय प्रवक्ता उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से। लेकिन उससे पहले नरेश शाह जी को जोड़ लेंगे, खुद महासचिव हैं उपनल कर्मचारी महासंघ के ओर से। बहुत स्वागत सर आपका। नरेश जी, लगातार कर्मचारियों की ओर से समान वेतन की मांग की जा रही है, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही। क्या वजह है और क्या शिकायतें हैं आपकी सरकार से, प्रशासन से? कहां पर लापरवाही हो रही है? सबसे पहले तो आपका के न्यूज का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हमें आमंत्रित किया और आप हमारी आवाज को हर मंच पे उठाते रहते हैं। और मैं, जैसे कि नौटियाल जी ने कहा, मैं नौटियाल जी की बात का समर्थन करता हूं। यदि इस वक्त कांग्रेस सरकार अगर सत्ता में होती तो शायद वो करने के इच्छुक में रहती, लेकिन वो उनके पास भी जुम्ला, हमें हमारी तरफ पहले की तरह जुमला पकड़ा दिया जाता। लेकिन आज बीजेपी सरकार है, माना कि कांग्रेस सरकार जो है कर्मचारी हित में काम करती है, लेकिन बीजेपी की सरकार तो बिल्कुल, उनके पास संवैधानिक अधिकार होने के बाद भी, हम लोग हाईकोर्ट से 2018 में जीते हैं, स्टेट का हाईकोर्ट जो कहता है कि भाई आप हाईकोर्ट से जीत के लाओ, हम तुम्हें देने के लिए राजी है। उस समय इनके पास मौका था, प्लस पॉइंट था, तब भी कुछ नहीं करा। 6 साल हमको सुप्रीम कोर्ट में हमको धकेला गया, तो माननीय न्यायालय ने हमें समर्थन किया। उन्होंने कहा कि ये कच्चे कर्मचारी, वो ये कोई इलीगल कर्मचारी नहीं है, वह जो 15 से 20 साल तक यहाँ पे सेवाएं दे रहे हैं वो वास्तव में कोई अच्छे कर्मचारी होंगे। आपको जब आवश्यकता पड़ती है विभाग को चलाने के लिए, तब आप उपनल के माध्यम से करते हैं। कोई आउटसोर्स एजेंसी तो है नहीं कि 11 महीने बाद खत्म हो जाएगी या 2 साल बाद, 3 साल बाद खत्म हो जाएगी। राज्य सरकार का उपक्रम है, हमें वहां से नियुक्त किया गया और आज हम 15 से 20 सालों से यहाँ पे सेवा दे रहे हैं। फिर भी कोई बात नहीं, 2018 से लेकर 2024 तक, 15 अक्टूबर 2024 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हमें डिसीजन दिया है कि आपकी याचिका खारिज की जाती है राज्य सरकार से। अब तो कम से कम इनको शर्म आनी चाहिए। अब तो इनके पास कम से कम, हम तो 7 दिन का वो लगा लेते मैम, टेंट लगा लेते और सारे विधायक कांग्रेस बीजेपी के विधायक, राज्य मंत्री, जितने भी मंत्री है, हम सबका अभिवादन करते और इनकी वाहवाही होती। और हम 22,000 तो केवल कागजों में है, जिसमें आर्मी से रिटायर्ड लोग अगर उनको हटा दिया जाए तो बमुश्किल हम लोग 16 से 17,000 लोग हैं। हर फेज में इनको करना चाहिए। इनके पास तो संवैधानिक अधिकार है, इनको फिर से ये रिपोर्टेशन में जा रही है, फिर से इनको मुंह की खानी पड़ेगी। प्रभा जी सुन लीजिए आप, अभी हम आपसे इस पर जवाब लेंगे। ठीक है,
चलिए ठीक है नरेश जी, आपके पास में लौटेंगे। सुमित डंगवाल साहब हैं केंद्रीय प्रवक्ता उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से। सुमित जी बहुत स्वागत आपका भी। सुमित जी, कर्मचारियों की नाराजगी लगातार सामने आ रही है, उपनल कर्मचारियों की ओर से प्रदर्शन, लेकिन इसके अलावा बाकी के कर्मचारी भी हम देखते हैं लगातार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते रहते हैं। सरकार से नाराजगी जो है वो कैसे हो सकती है, मतलब, और सरकार क्यों आखिर इन कर्मचारियों की ओर ध्यान नहीं देती? क्या वजह है कि आखिर एक एक कर अलग अलग विभागों के कर्मचारी सरकार के खिलाफ धरना देने लग जाते हैं? ये मैडम जो संविदा पे जो कर्मचारी लगते हैं उनकी आयु तो 3 साल तक की होती है, लेकिन जो अभी ये ओपनल में लगे हुए हैं ये तो परमानेंट बेस पे हैं। लेकिन सरकार का ध्यान केवल अभी इन्हीं चीज पे है कि हमारी जो आमदनी होनी है, हमें जो इजाफा होना है वो किस हिसाब से होना है। उन्हें जनता से कोई वो नहीं है, उन्हें जनता की कोई चिंता नहीं है कि जनता क्या कर रही है, जनता का क्या होना है। लेकिन जो भी मंत्री पद पर बैठे हैं वो सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहे हैं और अपने आने वाली पीढ़ी के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अभी इस समय इतना इकट्ठा कर लिया है अपने लिए कि वो आने वाली 7 पीढ़ी तक कमा सकते हैं। लेकिन जो उत्तराखंड में बेरोजगार युवा घूम रहा है उनकी कोई चिंता नहीं है। ये आपका जो संविदा वाला है वो घूम रहा है, उसकी कोई चिंता नहीं है। सबसे बड़ी बात है, हर चीज की ये बात करते हैं, लेकिन इन्होंने आज तक जब आरक्षण की बात करते हैं तो आरक्षण किसको देते हैं? आरक्षण भी ऐसी कैटेगरी में देते हैं जैसे महिलाओं के लिए अभी बीच में बात करी थी इन्होंने 50% आरक्षण, लेकिन उसका कहीं पीओ पास नहीं हुआ है। ये केवल यहाँ की जनता को भरपाने का काम कर रहे हैं। इन्हें खाली एक वो दिखाते हैं उत्साह की हम तुम्हारे लिए कुछ कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर अभी ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है नरेश शाह जी, आपका कहना है कि नरेश शाह जी को भी हमने सुन लिया। अरुण शर्मा जी के पास में जाएंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत सर आपका भी। अरुण जी, नाराजगी सबकी है, विपक्ष एक तरफ, लेकिन अभी हमने सुना नरेश जी ने किस तरीके से कहा कि सर लंबे वक्त से हम इस तरीके की चीजें कर रहे हैं लेकिन सरकार सुनना ही नहीं चाहती है। हालांकि प्रभा जी कह रही है कि हम लगातार कर्मचारियों के हित के लिए काम कर रहे हैं। असल में क्या कर्मचारियों के लिए सोचा जा रहा है? कई जगहों से तो ऐसी भी खबरें आती हैं कि न जाने कितने महीनों का वेतन कर्मचारियों को नहीं मिलता, और समान वेतन की लड़ाई तो एक अलग ही हो गई। अरुण जी, आपकी आवाज नहीं मिल रही है, अनम्यूट कीजिए प्लीज पहले। जी गरिमा, अब आ रही है? जी बोलिए। गरिमा देखिए, उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम, इस निगम को इसलिए बनाया गया था जो पूर्व सैनिक है, जो विभिन्न सेवाओं से, रक्षा सेवाओं से रिटायर्ड होंगे, उनके और उनके आश्रितों को काम देने के लिए ये निगम बनाया गया था। क्योंकि सरकार के अलग अलग विभागों में लगातार हर श्रेणी के कर्मचारियों की जरूरत होती है और उसी जरूरत को देखते हुए ये निगम बनाया गया था। और इस निगम के माध्यम से केवल उत्तराखंड नहीं, बाहर भी बहुत सारे कर्मचारी अन्य प्रदेशों में काम कर रहे हैं। नरेश भाई मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे कि बहुत सारे लोग बाहर काम कर रहे हैं, इवन कलकत्ता तक हमारे उपनल के कर्मचारी काम कर रहे हैं। और उपनल के कर्मचारी क्योंकि बहुत लंबे समय से इस राज्य में सेवाएं दे रहे हैं, वो इस राज्य के बाहर सेवाएं दे रहे हैं, तो वो उनका लगातार, क्योंकि वो सेवा में रहते हैं, उनको कोई ब्रेक नहीं मिलता और इसीलिए उनका परमानेंट का हक मुझे लगता है सबसे जायज है। और इसी बात को सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई कि जब ये लगातार काम कर रहे हैं तो इनको जो नियमित कर्मचारी है उन्हीं की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए, नियमित किया जाना चाहिए जिस विभाग में भी ये है। और मुझे तो याद है कि बहुत सारे जैसे ये उत्तराखंड बीज निगम था, उसमें तराई बीज विकास निगम, उसमें बहुत सारे लोग काम कर रहे थे। उन्हें फिर उपनल के माध्यम से अलग अलग विभागों में सेट किया गया। जब तराई बीज विकास निगम में घाटा हुआ और वहां कर्मचारी की एक तरह से छटनी की नौबत आई तो उन्हें अलग अलग विभागों में एडजस्ट किया गया। तो जब ये कर्मचारी इतने लंबे समय से काम कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये हकदार है नियमित होने के, और इसी को सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई है। तो जब हमें जरूरत है तो हम कर्मचारी को रखते हैं, और आज इवन इनको लड़ना पड़ रहा है जबकि ये काम सरकारों को करना चाहिए था। और मैं निश्चित तौर पर
चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार, निश्चित तौर पर मैं उनको दोषी मानता हूं कि जिन्होंने समय समय पर रिक्तियां होते हुए इन लोगों को विभागों में एडजस्ट नहीं की और बाहर से हम लोगों ने फिर नियुक्तियां निकाली, चाहे वो UK-SSC से हो या और जगह से हो, नियुक्तियां निकाली और उसमें और लोगों को भर दिया, जबकि पहला हक इन लोगों का था जो इतने लंबे समय से काम कर रहे हैं। और इसलिए आज अगर हरीश रावत इनके पक्ष में खड़े होने का ढोंग कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। उनको पूरा मौका था इनको नियमित करने का, वो कर सकते थे, लेकिन चूंकि एक आदत हो गई है अब हमारे यहाँ पॉजिटिव चीजों की नहीं सोचते, हम नेगेटिविटी की तरफ बढ़ते हैं कि आज अगर हमने देखा कि कोई बड़ा आंदोलन हो रहा है तो उसमें कूद जाओ क्योंकि वो सरकार के खिलाफ है। सरकार को भी ये चाहिए कि इन लोगों को बुलाकर सहानुभूति पूर्वक बात करें, जैसे कि आपकी रिपोर्ट में भी बताया है कि 24 तारीख को केदारनाथ चुनाव निमट जाने के बाद इनकी मुख्यमंत्री से भेंट लगभग तय है। तो निश्चित तौर पर हमारा मानना है कि इनको लेकर कोई सकारात्मक परिणाम सरकार निकालेगी, यही उम्मीद है। जी गरिमा। बिल्कुल, देखिए यही उम्मीद है कि सरकार का ध्यान इस ओर जाएगा और कम से कम इन कर्मचारियों के हित के लिए सरकार की ओर से कोई कदम बढ़ाए जाएंगे। देवभूमि के दंगल में इसी पर करेंगे विस्तार से चर्चा, उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जल्दी लौटेंगे। नहीं मिलता है मूड खराब कर दिया। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। उत्मल कर्मचारियों के वेतनमान को लेकर हम कर रहे हैं विस्तार से बातचीत। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में लगातार बना हुआ है। प्रभा बंदुनी जी के पास में एक बार फिर से जाएंगे। प्रभा जी, देख लिया आपने किस तरीके की शिकायत लगातार यहाँ पर है। अभी जब नरेश जी बोल रहे थे मैंने कहा था आप ध्यान से सुन लीजिए, उनकी ओर से बड़े इल्जामात और बड़े आरोप लगाए गए हैं। क्या कहना चाहेंगी? सरकार, देखिए आपको ध्यान देना चाहिए था। अरुण जी ने भी वही कहा कि आप अगर चाहें तो जिस तरीके से कर्मचारी लगातार काम करते हैं इन्हें कम से कम उनके वेतन को तो समय पर मिलना चाहिए और जितना वो डिजर्व करते हैं उतना मिलना चाहिए। क्यों आखिर सरकार ध्यान नहीं दे रही है? अनम्यूट कीजिए मैम, अनम्यूट कीजिए पहले। जी बोलिए। अभी गरिमा जी, मैं आपको यही बताना चाहूंगी कि अगर कोई सरकार हमारे उपनल कर्मचारी के जो हमारे भाई बहनें करेगी, उनका काम, उनको नियमित करने का काम हो, उनको वेतन देने का काम हो, तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। अभी मेरे कांग्रेस के भाई कह रहे थे कि इनको कर देना चाहिए, तो मैं ये बोलूंगी कि ये जो आंदोलन शुरू हुआ है, क्या ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शुरू हुआ है? जब आपकी पार्टी की सरकार थी, आपकी वजह से इन लोगों को आज कोर्ट के दरवाजे पर जाना पड़ा। पहले तो मेरा जवाब आपके लिए ये है। दूसरा, आप स्वास्थ्य के बारे में बात, जी नहीं नरेश जी, मैं आपकी बात पर आ रही हूँ। मेरे को पता है आपकी समस्याएं हैं। जी, आप आज आंदोलन की बात कर रहे हैं ना, आज हम आंदोलन तो कर ही नहीं रहे। आपने कहा कि आंदोलन के माध्यम से हम इनको कुछ देंगे ही नहीं। आज हम संवैधानिक रूप से, मैम, सुप्रीम कोर्ट से आपकी याचिका खारिज हुई है, आप फिर रिपीटेशन जी नरेश जी, मैं आपको ये बात, हाँ जी नरेश जी, मैं आपको ये बताने जा रही हूँ। तो मैम ठीक है, सुन लीजिए अब नरेश जी, उनको सुनिए पहले। हाँ नरेश जी, आप बिल्कुल, मैं आप ही की बात पर आ रही हूँ। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आपकी बात कर्मचारियों को हमारी सरकार ने पूरा, आज आपका प्रतिनिधि मंडल भी राधा रतूड़ी जी से मिला है, उन्होंने सकारात्मक बातचीत करी होगी। उसके बाद ही अब 25 तारीख को भी आपको पता है आचार संहिता लगी हुई है, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मिलेंगे और मैं आपको ये विश्वास दिलाती हूँ कि सकारात्मक इसका समाधान होगा। इसके बाद में थोड़ा सा आपको और बता देती हूँ कि हमारी सरकार ये चाहती है कि जब जो हमारे उपनल के भाई बहने, जब उनको नियमित किया जाए, पक्का किया जाए, उनके वेतन दिए जाए, उसके बाद उसमें किसी भी प्रकार की कोई बाधा ना आए। क्योंकि आपको पता है कि जब हमारे किसी भी विभाग में कोई सरकारी भर्तियां होती हैं, उसके बाद भी एंट्रेंस होता है, इंटरव्यू होते हैं, उनको रखा जाता है, उनकी कुछ अपनी भी डिमांड्स होती है, समस्याएं होती हैं। अगर हम इनको नियुक्ति देते हैं तो उसके बाद हम नहीं चाहते कि आपको नियुक्ति देने के बाद, हमारी सरकार का यह निर्णय है कि उसके बाद कोई, आपको पता है उसमें भी कई आरक्षण के प्रावधान होते हैं, उनके तहत उनको लगाया जाता है। अब अगर हम जल्दबाजी में हवाई बातें कर दे भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आज हम इतने लोगों को नियमित कर दे और कुछ दिनों के बाद आपको पता है ये प्रक्रिया ऐसी नहीं होती कि आज बोल दिया और कल सबको पक्का कर दिया, ठीक है।
तो हमारी सरकार चाहती है कि जब उनको वेतन दिया जाए, भाई बहनों को उनको पक्का किया जाए, तो उनको पूर्ण रूप से किया जाए। इसीलिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने समय दिया है और मैं विश्वास दिलाती हूँ आपको कि अगर 24 तारीख का आज हमारी मुख्य सचिव राधा रतूड़ी जी ने आपका तो निश्चित तौर पर ये आश्वासन आपको है कि आपकी सकारात्मक बातचीत माननीय मुख्यमंत्री जी से होगी और अगर आपका ये काम होगा तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही करेगी। और आपको पता है कि जब भी ये काम होगा उसमें कुछ गाइडलाइंस होती हैं, उसमें कुछ, अभी मैं उपनल के ही आपके कर्म भाई हैं उनसे मेरी बातचीत हुई थी तो उन्होंने यही कहा था कि हमारा यही है कि आप बीच समय लगता है, उनको भी पता है ये सब प्रक्रियाएं। बोलना बहुत अच्छा है, आज कांग्रेस कह देगी कि हम तो कल ही कर देते हमारी सरकार होती, लेकिन आपने कांग्रेस की सरकार भी देखी है किसको, ठीक है आज हम सरकार में है, हमारे पास अधिकार है, हम कर सकते हैं। तो इस तरह के झूठे और भ्रम में हमें नहीं फंसना है। आपको ये देखना है कि हमें रास्ता भी निकालना है, हमारे पास कर्मचारी भी हैं। अब इसको किस प्रकार से गाइडलाइंस को फॉलो किया जाएगा, कौन सा बीच का रास्ता इसमें निकलेगा, जिससे कि जब हम किसी को नियमित करें तो दोबारा उनको कोर्ट के चक्कर ना काटने पड़े कि कोई और जाए याचिका वहां पे दायर करेगा, ठीक है, उनका जो वेतन है उनको मिला जाए। तो ये हमारा, मैं ये कहूंगी कि हमारी एक बिल्कुल स्वच्छ प्रणाली है, इसमें किसी भी तरह का भेदभाव करना, क्योंकि ये तो बिल्कुल सत्य है कि काम तो वहां करेंगे, कर्मचारी काम करेंगे, स्टाफ है बिल्कुल वो लोग काम करेंगे, लेकिन आज हम किसी को नियमित कर रहे हैं बिना किसी गाइडलाइन के, आज हम आश्वासन देंगे नहीं हम तो एक हफ्ते में सबको पका, तो ऐसा काम ना किया जाए ताकि दोबारा से उन लोगों को कोर्ट में जाना जाए। और आपको पता है कोर्ट में कोई भी जा सकता है, आने वाले टाइम में हम नहीं कह सकते कि कौन आपके ही साथ के कर्मचारी या कौन बाहर से जो भर्ती प्रक्रियाएं होती हैं वो लोग भी होंगे, वो भी तैयारी कर रहे होंगे, तो हम नियमित करेंगे, बिल्कुल होगा ये फैसला, लेकिन बिल्कुल संविधान के दायरे में रह के बिल्कुल गाइडलाइंस चरणबद्ध तरीके से होगा, जिससे जिन लोगों को आपके जो हमारे भाई बहन हैं, उपनल के जितने भी कर्मचारी हैं, जब उनको पक्का कर दिया जाए तो दोबारा भविष्य में उनके साथ किसी तरह का खिलवाड़ ना हो। तो ये हमारी सरकार का मानना है। मुझे तो नहीं लगता कि अब कोई इस मैटर में कोई कोर्ट चले जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिला है हमें, बस हमें बिल्कुल 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 होगा है, हमें उनसे ही अनुरोध है और उनसे उन्हीं पे हमें आशा है। निश्चित तौर पर आप निश्चित रहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी से आपका अभी प्रतिनिधि मंडल मिलेगा, आप निश्चित रहिए, क्योंकि अगर आप हमारी सरकार के अभी तक भी नहीं, ये खोखले वादे करना, झूठी गंगा की कस्में खाना, ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा नहीं है कि अभी भी ये झूठा प्रचार आप देख लीजिए, केदारनाथ चुनाव में कांग्रेस पार्टी करती है, पहले कुछ कहती है फिर वादे करना, ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा नहीं है। आप पहले वहां पर कहीं भी शिलान्यास करते हैं, सबको पता है, और अगले दिन आप आके कहते हैं हमने तो ये माँ गंगा तक को ये झूठी कस्में ये लोग खा रहे हैं, तो हम उन लोगों में से नहीं है। झूठे वादे करके हम बोले हम एक हफ्ते के अंदर कर देंगे, एक महीने के अंदर, ये प्रक्रिया होती है। बिल्कुल आप समय लीजिए, बिल्कुल समय लीजिए, लेकिन कर्मचारियों में कब से आश्वासन मिलने जी बिल्कुल यही आश्वासन है कि आप बिल्कुल निवेदन है कि एसएलपी जो आपने फिर से ठीक है डाला है, चलिए ठीक है नरेश जी, ठीक है ठीक है नरेश जी, अब लौटेंगे आपके पास में। कांग्रेस पार्टी से भी देखिए अरुण जी ने बड़ी सही बात कही थी कि अभी हरीश रावत जी इस पूरे मामले पर आवाज बुलंद कर रहे हैं, लेकिन जब उनके पास मौका था तब आखिर उन्होंने आपकी आवाज को क्यों नहीं सुना, ये अपने आप में बड़ी बात है। आशीष नोटियाल साहब के पास में जाएंगे, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से। आशीष जी ठीक है, आज आप विपक्ष में बैठे हैं, आज आप सरकार के सामने कोई भी विभाग का कर्मचारी खड़ा हो जाए उसके समर्थन में नजर आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको मौका नहीं मिला, उस दौरान आपने क्या किया था, क्या आपसे संतुष्ट हैं ये कर्मचारी, ऐसा तो नहीं है, तो किस बिना पर अभी कांग्रेस समर्थन करने के लिए खड़ी हो जाती है, दिखाती है कि हम इन कर्मचारियों के साथ हैं? गरिमा जी हमारी कई बातों से संतुष्ट नहीं थे, इसलिए इन्होंने हमें बाहर का रास्ता दिखा रखा है। आप देखें आज हम सत्ता में थोड़ी हैं, अगर हमने गलत करा होगा तो चलिए स्वीकार, आपने स्वीकार कर लिया कि ये सारी कमियां थी। आज कोर्ट जब डिसीजन दे चुका है, हाँ। कोर्ट कहता है कि भैया इनको होना चाहिए, और हाँ। सरकार अपने ही बच्चों के खिलाफ कोर्ट में खड़ी है कि नहीं हम इनको नहीं देंगे, तो कितना दुर्भाग्यपूर्ण है आप बताएं। राज्य कर्ज के ऊपर कर्ज लिए जा रहा है, आप 2014 का कर्ज देख लें और आज का कर्ज देख लें, राज्य कर्ज के ऊपर कर्ज ले रहा है और सिर्फ सड़क बनाने को विकास बोल रहा है। कर्ज नहीं ले रहा है, अगर आप राज्य की विकास कर देखिए, राजस्व में कितनी बढ़ोतरी हुई है आज, पहले जब राज्य। अब एक एक करके प्रभा जी प्लीज सुन लीजिए, अब ऐसे दोनों लोग एक साथ बोलेंगे तो हम नहीं सुन पाएंगे ना किसी को भी, फिर आपके टाइम पे कैसे ये वर्क होगा? प्रभा जी प्लीज बीच में नहीं, एक एक करके बोलिए, आपको जो बोलना है मैं आती हूँ आपके पास जब बोलिएगा। अभी आशीष जी को बोलने दीजिए। लगता है हाँ आप तो झूठी बोलेगी वहां की,
क्योंकि आप तो झूठ बोलने के लिए बैठाया गया। झूठ बोलने की सर प्लीज आशीष जी आपस में चर्चा नहीं करनी, मुद्दे पर आइए। जब आपके पास मौका था तब इन कर्मचारियों की क्यों नहीं सुनी? आज आपको याद आ रहा है, और ये थोड़ी है कि आज आपने स्वीकार कर लिया कि इसीलिए हम सत्ता से बाहर हैं। प्रभा जी प्लीज शांत हो जाइए। प्रभा जी आपस में इस तरीके से बहस नहीं करनी है, मुद्दे पर चर्चा कीजिए प्लीज। हरीश रावत जी मौन धारण करते हैं, मुद्दे पे मौन धारण करके बैठ जाते हैं। बोलना चाहिए आपकी बात पे जितना वाकिफ है सब कर्मचारी बेईमान थे। आपको सब कुछ कहना जायज है क्योंकि आप हैं, आपने करके दिखाया, सिद्ध करके दिखाया है। प्रभा जी आपको आवाज मिल रही है मेरी? प्रभा जी आप सुन पा रही हैं क्या? प्रभा जी मैडम आपको आवाज मिल रही है? सर प्लीज प्रभा जी को म्यूट कर दीजिए। प्रभा जी आपको सुनाई नहीं दे रहा, मैं आपसे कह रही हूँ कि शांत हो जाइए प्लीज। आशीष जी और मुद्दे पर आइए। आप प्रभा जी से बहस करने के लिए आज यहाँ पर चर्चा में आए हैं क्या? मैंने आपसे एक सवाल पूछा, आपके पास उनका जवाब नहीं मिला। कौन झूठा है कौन सच्चा, इस पर बहस मत कीजिए। किसी पर व्यक्तिगत कोई भी टिप्पणी कोई नहीं करेगा। प्लीज मुद्दे पर आइए सर, उसका जवाब नहीं है आपके पास। और प्रभा जी आप बीच में बोलेंगे नहीं, आप शांत हो जाइएगा प्लीज। जब मैं आपके पास आऊं सिर्फ तब बोलिएगा। बोलिए आशीष जी जल्दी से। देखिए गरिमा जी, मैंने सीधा जवाब दिया कि अगर हमसे गलती हुई है तो जनता ने हमें बाहर का रास्ता दिखाया है। मैंने ये बात बोली है ना, हम नहीं कर पाए। लेकिन जब आज कोर्ट भी बोल चुका है कि इनको पक्का करें, तो सरकार इन बच्चों के खिलाफ कोर्ट पे जा रही है। सरकार जा रही है, हम दे ही नहीं सकते। अरे क्यों नहीं दे सकते? आप उस शासन काल को याद करें, उस समय को याद करें जब एक सोच थी कि कर्मचारी को नौकरी तो देनी ही देनी है, साथ में पेंशन भी देनी है। जब 60 साल में रिटायर होगा तो इसके घर का पालन पोषण कैसे चलेगा, उस सोच को भी देखिए। एक सोच वो थी और एक सोच ये है जो उपनल के थ्रू भर्ती करती है, उसके बाद पक्का करने की हिम्मत नहीं। अपने ही बच्चों के खिलाफ जो है कोर्ट में जा रहे हैं, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। पैसे की कमी नहीं है, पैसा पूरा है, पर कमी अगर है तो इच्छाओं की है। इनकी इच्छा ही नहीं है कि कोई आगे पढ़े, बढ़े, आगे बढ़े, क्योंकि अनपढ़ रहेगा इंडिया तभी तो भाजपा को वोट देगा इंडिया। इनको अनपढ़ इंडिया चाहिए, इनको जरा की राजनीति करनी है। इनको राजनीति करनी है, देख तू मर जाएगा, तू कट जाएगा, क्योंकि इन्हें रोजगार से मतलब नहीं है। इन्हें लोगों को डराने से मतलब है, लोगों को गरीबी में धकेल रहे हैं। और बात करते हैं हमने कनेक्टिविटी जोड़ दी, हवाई जहाज ले आए। अरे आपने जो बेचारे बसों में भी चल रहे थे, उनसे बसों में भी जाने छीन रहे हैं। आपकी बस में भी ना चल पाए। बसें देखिए किस हालत में है रोडवेज की, कितनी पुरानी बसें। एक प्राइवेट आदमी के लिए तो आप नियम बना देते हैं कि आपकी गाड़ी 10 साल पुरानी है तो बाहर हो जाएगी, पर आपकी रोडवेज की बसें बाहर नहीं होंगी। तो आप जनता की जान, आज उपनल कर्मचारी बिल्कुल जायज मांग के लिए खड़ा है और उनकी मांग के साथ हम खड़े हैं। और मुझे लगता है हम ही नहीं, सभी खड़े होंगे। जिनको भी देश के युवाओं के, राज्य के युवाओं के प्रति पीड़ा है, तो वो युवाओं के साथ खड़ा होगा। और हम भी खड़े हैं, युवाओं को न्याय मिलना चाहिए। सरकारें कोर्ट कचहरी और अपनी सफाई देनी बंद करे, सरकार ने तुरंत पक्का करे, इनको न्याय दे, ये हमारी सरकार से मांग। चलिए बिल्कुल बहुत अच्छी मांग है, लेकिन वही बात है ना कि हमने जब आपसे सवाल किया कि आखिर आपके वक्त पर ऐसा क्यों नहीं हुआ, तो उस चीज को स्वीकार करते हुए जाइए ना, वो बड़ी बात हुई। चलिए ठीक है, आपके पास में लौटेंगे। अरुण शर्मा जी के पास में फिर से जाएंगे। अरुण जी, बड़ा सबसे आसान तरीका होता है ये कह देना कि हाँ हमारी गलती थी, और आशीष जी ने वही अपनाया। लेकिन क्या आज जो समर्थन दिख रहा है वो राजनीति नहीं है सर? निश्चित तौर पर गरिमा, ये तो सब कुछ सामने दिख रहा है। अब मैं इस प्रदेश में हरीश रावत से ज्यादा नौटंकी कोई नहीं करता। अगर आपने कभी देखा हो, कभी जलेबी तलेंगे, कभी पकौड़े तलेंगे, कभी मूंगफली बेचेंगे, कभी बेर बेचेंगे, कभी कुछ और करेंगे, तो निश्चित तौर पर आज सबसे वरिष्ठ राजनेता हरीश रावत ही है। लेकिन हरीश रावत का स्टैंड कहां रहेगा ये समझ नहीं आता। हरीश रावत हर उस मुद्दे को लपकने के लिए तैयार रहते हैं जो सरकार के खिलाफ चल रहा होता है। उन्होंने तो बेरोजगार को जो मुद्दों को भी उठाया था बीच में। अब ये देखिए, वो कांग्रेस विपक्ष में है, उनकी ड्यूटी है कि वो सरकार को उन कामों के लिए चेताए जहां वो गलती पर है। लेकिन हर चीज में कूद जाना मुझे लगता है उनकी फितरत है, और क्योंकि वो खाली है और कोई काम तो है नहीं, तो कम से कम यही काम कर रहे हैं। चलिए ये तो अलग बात है। दूसरी चीज देखिए, उपनल कर्मी
इसी राज्य के निवासी हैं, कोई विदेश से नहीं आए, एक बात। दूसरी चीज, ये पूर्व सैनिकों के या तो आश्रित हैं या पूर्व सैनिक हैं। इन्हीं के लिए ये कर्मचारी कल्याण निगम खोला गया था, पूर्व सैनिक। अब वो जगह जगह काम कर रहे हैं तो वो उनकी गलती थोड़ी है। जहां विभागों में उनकी जरूरत थी उन्हें बुला लिया गया, उपनल के माध्यम से बुला लिया गया। कई बार हुआ ये कि कई लोगों ने, मैं साक्षी हूं उस चीज का, कोई किसी स्कूल से कॉलेज से पोस्ट लेके उपनल पहुंच गया अपने लोगों को लगाने के लिए, वहां से फिर सोर्स से वो लग गया क्योंकि वहां पोस्ट खाली थी। जहां पोस्ट खाली है उन्हें लगा दिया जाता था। अब वो ठीक है, वो अपना अपना जुगाड़ है, वो अलग बात है, लेकिन निश्चित तौर पर ये लोग लंबे समय से काम कर रहे हैं और जब कर रहे हैं तो इनको मौका मिलना चाहिए। सरकार को दोबारा सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये हमारे राज्य का मसला है। बार बार हम सुप्रीम कोर्ट जाके कौन सी दलील वहां से सरकार के खिलाफ पारित करवाना चाहते हैं, ये समझ नहीं आता। या मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकार के जो सलाहकार हैं वो गलत सलाह दे रहे हैं इस मामले में। इस मामले में होना ये चाहिए था कि जब सुप्रीम कोर्ट ने दिया तो उसी टाइम इन्हें बुलाना चाहिए था। लेकिन एक चीज और मैं मानता हूं कि उस दौरान शायद चुनाव आचार संहिता प्रभावी थी और अभी भी प्रभावी है। शायद इस कारण इनका मसला थोड़ा लटक रहा है। तो ये चुनाव 23 तारीख को खत्म हो जाएंगे, 23 तारीख को हमारे पास परिणाम आ जाएगा केदारनाथ विधानसभा का, और मुझे लगता है कि उसके बाद सरकार इनके पक्ष में निर्णय ले लेगी। जैसे भाजपा प्रवक्ता भी बोल रही है कि सरकार सकारात्मक है और वो इनके पक्ष में निर्णय लेने के लिए तैयार है। ठीक है सुमित डंडवाल जी का रुख कर लेते हैं केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी की ओर से। सुमित जी, सभी दलों की ओर से कर्मचारियों को नए नए शिगुफे जो हैं वो पेश किए जाते हैं, लेकिन कर्मचारियों के हित के लिए कोई दल काम क्यों नहीं करता भला, जबकि कर्मचारी एक बड़ा वर्ग है। जी, कर्मचारी तो एक बड़ा वर्ग ही है, वो हर उस पर काम करता है। लेकिन अभी जो माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान है और जो भाजपा का ध्यान है वो कहीं और भटका पड़ा है अभी। और जैसे अभी सुनने में आया है कि राधा रतूड़ी जी जो है 24 तारीख को सभी के साथ जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से उनकी मुलाकात कराएंगी, तो ऐसा हमें लगता है कि ये बात हो सकती है 50%। इसके लिए 100% हम भी नहीं कहते, लेकिन जब तक वो नहीं मिलेंगे और नहीं मिलवाएंगे नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी तक जितने भी कार्य हुए हैं वो केवल लटका के करवाए हैं या फिर लोगों को जो है एक झुलासा दिया है कि हाँ भैया ये काम हो जाएगा। तो जब धरातल पर कोई कार्य होगा और जो 24 तारीख को हम देखेंगे कि ये ओपनल वालों की जो बातें हैं वो राधा रतूड़ी जी ने करवा दी हैं, तभी कुछ आगे जाके बात होगी कि हाँ जी ये कुछ होने वाला है यहाँ पर। ठीक, कम से कम ये चीजें होंगी। चलिए ठीक है, आपके पास में लौटेंगे। नरेश साजे का रुख एक बार फिर से करते हैं, महासचिव अपनल कर्मचारी महासंघ की ओर से। नरेश जी, आश्वासन आपको मिल रहा है सरकार की ओर से, अरुण जी भी कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि एक बार नतीजे आ जाएंगे उसके बाद चीजें आपके फेवर में जा सकती हैं। कितनी उम्मीद आपको नजर आ रही है? पहली बार ऐसा हुआ है कि जब इस बार 6000 कर्मचारी हड़ताल में थे और माननीय मुख्य सचिव महोदया ने बहुत जल्दी हमें बुला लिया था हमारे डेलीगेट को, और हमें बहुत उम्मीद थी और बहुत अच्छा लगा। और लगभग 8 सचिव हमारे साथ उस मीटिंग में बैठे हुए थे, पहली बार हुआ था और हमें बहुत खुशी हुई इस दिन। और हमें उस उम्मीद के साथ कि माननीय मुख्य सचिव महोदया, उत्तराखंड की पहला मुख्य सचिव महोदया ने अपने बच्चों के हित के लिए, मतलब 1 घंटा हमारी रैली करने के बाद हम लोग 1 घंटा भी नहीं रुके बैरिकेडिंग पे, 1 घंटे के भीतर हमें बुला लिया था। हमें बहुत खुशी हुई और हमारे तमाम उपनल कर्मचारी खुश हुए। और मुख्य सचिव महोदया ने आज सेक्रेटरी के साथ वार्ता कराई और इस आचार संहिता के बाद 25 तारीख को 12 बजे हमारे प्रतिनिधि मंडल को बुलाया है। लेकिन दुख उस बात का हुआ मैम कि हमें अब तब तक पता नहीं था कि सरकार रिपिटिशन डाल चुकी है 8 तारीख को, जब हमने 11 तारीख को हड़ताल करी। इसका किसी को हमें आभास नहीं था। हम तो केवल अपनी आवाज को उठाने के लिए कि 1 महीना होने वाला है, चाहे आचार संहिता हो कुछ भी हो, कम से कम सरकार की तरफ से एक बयान नहीं आया कि हाँ सुप्रीम कोर्ट से संवैधानिक अधिकार मिले हैं और राज्य सरकार उसके बारे में सोच रही है। हमारे सैनिक कल्याण मंत्री जी साफ बना कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोगों को दुख हुआ। ठीक है, माननीय घोड़े जोशी जी ने साफ कहा कि हम अभी इस संबंध में कुछ नहीं कह सकते, तब हमको दुख हुआ, तभी तो हम हड़ताल करें, वरना हम 45 दिन तक चुप थे बैठे हुए। और हमें ये भी आवाज था कि रिपिटिशन में सरकार जाएगी, लेकिन रिपिटिशन ना चली जाए। हमसे निवेदन है कि माननीय मुख्य सचिव महोदय ने जो कहा है, हम आपके बच्चे हैं, हमारे हित के बारे में सोचे। चलिए ठीक है, आपके पास में लौटेंगे।
प्रभा जी का एक बार फिर से रुख करते हैं। प्रभा जी, उपनल कर्मचारियों को भी अब उम्मीद नजर आने लगी है, अरुण जी ने भी कह दिया है, लेकिन क्या कर्मचारियों के हित में सरकार काम करने को पूरी तरीके से तैयार है? 22,000 से ज्यादा कर्मचारी हैं, कैसे नाराजगी आखिर उठा सकती है सरकार कर्मचारियों की? अनम्यूट मैडम, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए पहले। आवाज जी बोलिए, बोलिए 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 मैम। हाँ जी गरिमा जी, मैंने आपको पहले भी यही बात कही है कि हमारी सरकार का जो रुख है वो बिल्कुल साफ है कि हम कर्मचारियों के साथ खड़े हैं। और आज अभी नरेश जी ने खुद बताया कि आज से पहले उनकी इतनी सकारात्मक बात नहीं हुई है। और मुझे लगता है कि जब इतना अच्छा पैनल है जो इनकी बात सुन रहा है, वो अपने में बहुत सक्षम पैनल है, तो उन्होंने आज जो भी वार्ता उनसे की होगी कि बहुत ही अच्छी वार्ता उनके साथ हुई होगी। और उन्होंने कहा भी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से भी उनको बता दिया गया है कि जैसे ये चुनाव के नतीजे आएंगे उनकी सकारात्मक उनसे बात करवाई जाएगी। और दूसरा, मैंने आपको पहले ही कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का काम केवल किसी को सपने दिखाना नहीं है। अगर हम कोई वादा करते हैं तो उसके बाद उसको पूरा करने की तरफ भी हम कदम बढ़ा देते हैं। अगर आज हम केवल सत्ता में बैठे हुए हैं या हमारी सरकार है, हम केवल हवा हवाई, मैंने कहा है, बातें कर दें कि नहीं हम आपको पक्का कर देंगे और उनको चुप करा दे, तो वो हम नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि अगर उनको नियमित किया जाएगा तो पूरे विश्वास के साथ किया जाएगा और उसके बाद कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि उनके भविष्य पे दोबारा कोई संकट आ जाए। तो इसलिए इस किसी भी ये जो मुद्दा या कर्मचारियों का है तो इसको बहुत संवेदनशीलता के साथ हमें आगे भी बढ़ना है। इसके लिए हम कह सकते हैं जो भी गाइडलाइंस होती हैं पक्का करने की, उन सब पे भी विस्तार से चर्चा करनी है ताकि भविष्य में कोई उनके ऊपर, उनकी जो नौकरी है उसके ऊपर दोबारा से किसी भी प्रकार का कोई संकट ना आ पाए। तो मैं इनको विश्वास दिलाती हूँ कि जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ ये बैठक करेंगे तो निश्चित तौर पर कोई ना कोई अच्छे से अच्छा इनको परिणाम मिलेगा। इसका मुझे पूरा, मैं आश्वस्त हूँ इस बारे में कि आप उनसे बात करिएगा। उसके बाद आपको इसमें निश्चित रहिएगा कि ये काम अगर कोई करेगी तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी, क्योंकि हम जो कहते हैं वो करते हैं। और हमारे भाई बहन है, हमारे राज्य के कर्मचारी हैं, तो निश्चित तौर पर हमारी सरकार उनके साथ खड़ी है। ठीक है, राज्य सरकार कर्मचारियों के हित में कितना काम करती है, देखिए ये तो बहुत जल्द देखना होगा। नरेश जी, सभी की ओर से समर्थन है, विपक्षी कह रहे हैं कि हमें मौका मिला लेकिन उस दौरान हमने गलती की, शायद यही वजह है कि आज हमें सत्ता से बाहर कर दिया गया है। सरकार समर्थन दे रही है, लेकिन आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं आप लोग जब अपनी मांगे लेकर निकलते हैं, जब कर्मचारी अपनी मांगे सरकार के सामने रखते हैं, विपक्षियों का समर्थन मिलता है, तो ये भी राजनीति के लिहाज से ही होता है और कहीं ना कहीं इसी राजनीति के चलते साल दर साल ऐसे ही चीजें अटकी रह जाती हैं? मैम, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस की सरकार कर्मचारी हित में काम नहीं करती है और हमें उस समय उम्मीद भी थी और हरीश रावत जी ने उस समय समर्थन भी किया था, कुछ चीजें हमारे पक्ष में बोली गई थी। हाँ, इतना जरूर है कि अगर आज सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है और हाई कोर्ट का डिसीजन अगर कांग्रेस की सरकार का होता तो शायद हम 2018 में पक्ष हो गए। भी खैर कोई बात नहीं, ये हमारे दुर्भाग्य में लिखा हुआ था। 6 साल हमें इंतजार करना पड़ा, लेकिन 6 साल बाद सुप्रीम कोर्ट से जो न्याय मिला है, हमें केवल भारतीय जनता पार्टी के, हम चाहते हैं कि आपको हमेशा कर्मचारी विरोधी कहा जाता है, इस समय आप कर्मचारी हित में काम करिए क्योंकि आपका संवैधानिक अधिकार है। इसके बाद मुझे तो लगता है कि कोई भी संगठन या कोई बेरोजगार संगठन सुप्रीम कोर्ट जाए या हाई कोर्ट जाए और हमें ऐसी आवश्यकता न पड़े कि अवमानना का हमें नोटिस आपको भिजवाना पड़े, तमाम ऐसी चीजें, केवल हमें मुख्य सचिव महोदया से उन्होंने हमारी बात को सुना है, हमें उसी पर उम्मीद और रेपुटेशन अपनी वापस ले ले तो उससे बड़ी बात और क्या हो। ठीक है, देखिए उम्मीद यही है कि जैसे आपकी मांगे हैं इनको पूरा किया जाएगा और जिस तरीके से लगातार कर्मचारी अपनी बातों को रख रहे हैं, अपनी मांगे जो है लगातार सरकार के सामने रख रहे हैं, उसमें कांग्रेस का भी समर्थन मिला, भले ही वो किसी भी भाव से मिला हो, लेकिन कहीं ना कहीं अब सरकार, यही वजह है कि जागी है और ऐसा लग रहा है कि कम से कम सरकार इन चीज़ों पर एक सख्त कदम उठाएगी। अरुण शर्मा जी का एक बार फिर से रुख कर लेंगे। अरुण जी, सरकार ने आश्वासन दिया है और सरकार की ओर से बैठी प्रवक्ता प्रभा जी भी लगातार यही कह रही है, आपने भी एक उम्मीद जताई है, लेकिन सर कर्मचारियों की ओर से लगातार अलग अलग, मैं सिर्फ उपनल कर्मचारियों की बात नहीं कर रही, अगर प्रदेश में हम देखें अलग अलग विभागों के कर्मचारी अलग अलग वक्त पर आंदोलन करते रहते हैं, कुछ वेतनमान को लेकर करते हैं, कुछ समय पर वेतन मिल जाने को लेकर करते हैं। ये लापरवाही के सरकार के लिहाज से ही होती है और कहां पर आकर लापरवाही होती है कि कर्मचारियों को सामना करना पड़ता है? कई बार हमने देखा 4-4, 5-5 महीनों का वेतन नहीं मिलता, जिसके चलते फिर धरने तक स्थिति पहुंच जाती है, तब जाकर सरकार जागती है, जब विपक्षी बीच में आ जाते हैं, राजनीति शुरू हो जाती है।
सही कह रही हैं गरिमा जी। देखिए, उपनल के जो कर्मचारी हैं ये तमाम विभागों में, अभी जब इन्होंने हड़ताल की घोषणा की तो मोटी मोटी हेडलाइन थी, दून अस्पताल की व्यवस्था चरमराई। न पर्ची बनाने वाले, न पानी पिलाने वाले, इवन कई विभागों में तो पानी के लाले पड़ जाते, पानी पिलाने वाला नहीं है वहां, कोई काम करने वाले नहीं है। अब आप हर चैनल में दिखाते हैं, जब हड़ताल होती है हर न्यूज़पेपर में वो चीज आती है, तो क्या सरकार के कानों में कोई जूं नहीं रेंगती? आखिर सरकार का तो तंत्र है उसमें सूचना का, वो उनको सारी जानकारी देता है। तमाम विभाग है, नीचे से लेके आप छोटे से कर्मचारी से लेके विभागीय सचिव, अपर मुख्य सचिव और मुख्य सचिव तक तमाम ढांचा है सरकार के पास। पर मुझे लगता है लगातार लापरवाही की वजह से, या ये कह दे इच्छा शक्ति न होने की वजह से ये स्थिति आती है। कोई कर्मचारी कभी भी हड़ताल पर नहीं जाना चाहता, लेकिन उनको मजबूर कर दिया जाता है अपनी बात रखने के लिए। और उनके पास कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था में कौन सा तरीका है, ये बताइए। अगर वो हड़ताल नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? किसी का कत्ल करने तो जाएंगे नहीं। या तो वो अपनी मांगों को उठाने के लिए और कम से कम सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए कर्मचारी यही रवैया जो है वो अपनाते हैं और तब जाकर सरकार जागती है। लेकिन बड़ी बात यह कि अगर इन चीजों के लिए पहले से सरकार विचार करे तो कम से कम जो काम भी, जिस पर काम पर जो असर पड़ता होगा वो शायद नहीं पड़ेगा और चीजें ठीक तरीके से चलती रहेंगी। उम्मीद है कि सरकार का इस ओर ध्यान जरूर जाएगा और इन कर्मचारियों को राहत जरूर मिलेगी। बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो उपनल कर्मचारियों ने नामी सरकार की टेंशन बढ़ाई, एक तरफ हरीश रावत का समर्थन मिला, लेकिन अब उम्मीद ये जताई जा रही है कि आंदोलन के बाद सरकार इन कर्मचारियों के हित में कोई कदम जरूर बढ़ाएगी। देवभूमि के दंगल में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।